के लिए, क्योंकि मैं नाम तुम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं काफी सारी पेमेंट तो हो जाती है, जी लेकिन वो मैकेनिज्म जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जी अक्सर उस पे फिर चीज़ों की बेनिफिट्स उनको कहाँ पे आना चाहिए, कैसे चलिए, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर तो मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि मैंने स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी काम नहीं किया, हम्म, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि होगा। अच्छा, इनिशियली जब हम रिस्क की बात करते थे तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी एक सेफ्टी रिस्क की बात कर रहे हैं, फायर का रिस्क है या किसी की इंजरी का रिस्क है, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो रिस्क। जी व्यूअर्स, नईम अहमद सुबहानी साहब के साथ हम बैठे हैं और हम उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजीज और इसको डिस्कस करते थे। आइए इस डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप कहते हैं कि इंटरनेशनली फिलहाल मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कंपनी रेपुटेशन और उसके लिए एक बहुत अहम चीज़ है। जी इसमें एक मेन जो चीज़ है पाकिस्तान में, जब आप देखते हैं, हम सुनते रहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी वॉलंटियरली सीएसआर जी सीएसआर का कंसेप्ट पाकिस्तान में कितना वो है, ट्रांसपेरेंट है, या क्या इश्यूज है इसमें? अक्सर मैं भी जब ईपीए में देखता था ना, लोग कहते थे कि जी हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री लगी है या ये ऑयल एंड गैस के वो है, तो जी सीएसआर से हमें कुछ नहीं करते। तो सीएसआर का कंसेप्ट क्या है और इसमें क्या मसाइल है? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कहीं लगा रहे हैं तो जब तक आप कम्युनिटी को विन नहीं करते, जो हाँ, लोकल कम्युनिटी नेबरहुड है आपका, अगर उनको एतमाद में नहीं लेते और उनके साथ लेके नहीं चलते, तो फिर वो होता है कि किसी स्टेज पे आके वो कम्युनिटी अगर अनरेस्ट आएगा तो वो ब्लॉक कर देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, या और कोई सिचुएशन बनेगी तो रिजेंटमेंट आ जाती है, रिटालिएशन आ जाती है। तो सीएसआर बेसिकली इज़ अ वे और टूल कि आप उनको विन कर लें, आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, यानी फॉर्चून शेयरिंग एक लिहाज से कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से उन्हें शेयर भी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ और मेरे गिविंग ख्याल में देम। लोकल का हक भी तो है ना, हक है, क्योंकि देखिए बिल्कुल ना, हक वो है, वसाइल तो उनके थे, बिल्कुल आप हक है। बाहर से आके एक्सप्लॉइट कर रहे ऐसे ही हैं। है, वो हम इन्वेडर्स होते हैं, जब हम हाँ, प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वी हैव एक्चुअली इन्वेडेड देम, फिर हमें उन्हें कम्पनसेट तो करना है ना। हाँ। तो उसको हेल्थ में, जो एजुकेशन जो में, पानी डेवलपर है में। उसको भी इस आइडिया से जाना चाहते हैं कि मैं अपने मुनाफे में से नहीं दे रहा, बल्कि इनके वसाइल का ऐसे हक ही ही है, दे रहा हूँ। ऐसी बिल्कुल जी ऐसी है, तो उनको हमें अकोमोडेट करना है, फैसिलिटेट करना है, जी। और उनको जॉब्स में भी हिस्सा देना है, उनको ट्रेनिंग्स भी देनी है, ताकि जो डिस्टर्बेंस हमने उनकी के उस एटमॉस्फेयर में की है वो कंपनसेट हो रही है किसी लिहाज से, क्योंकि डिस्टर्बेंस पहले दिन से शुरू हो जाती है। जब आप प्रोजेक्ट में जाके सर्वे कर रहे हाँ, हैं, रोड्स बन रही हैं, मशीन जा रही हैं, नॉइज़ है, इवन जो लोकल जो हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ। तो अब तो वो उस पर भी बात हो रही है कि जी आप जिस प्रोजेक्ट में जाएंगे, अगर वाइल्ड लाइफ है, उसका डाटा बता रहा है कि वहाँ वो एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये मैंने देखे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपने मैंने तो किया सारी है। जिंदगी इसी फील्ड ही में जी गुजारी है, और जी पर्टिकुलरली आपका एरिया यही जी, था। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे है पाकिस्तान में सीएसआर की एप्लीकेशन? क्या काफ़ी हद तक इश्यूज हैं? देखिए, मल्टीनेशनल्स तो करती हैं, क्योंकि अच्छा। उन्होंने एक सेट किया होता है कि हमारे सीएसआर का बजट है वो कंज्यूम करना है, और देयर इज़ अ मैकेनिज्म। ऑयल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, तो ऑयल इंडस्ट्री के तो उन्होंने बनाए हुए थे, गाइडलाइंस बनाई हुई थी, उन गाइडलाइंस के मुताबिक कितने पैसे आपको देने हैं, किसने लगाने हैं, डिप्टी कमिश्नर ने उसको किस तरह कंज्यूम करना है, सारा सेटअप बना था। उसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देयर वाज अ मैकेनिज्म कि उस तरह आपने उसको कंज्यूम करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ठीक है, वो गाइडलाइंस बनी हुई है, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो। लेकिन क्या आप समझते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं नाम तुम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं काफी सारी पेमेंट तो हो जाती है, जी लेकिन वो मैकेनिज्म जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जी अक्सर उस पे जी फिर जी, ये बात आप बहुत अच्छी की कि पेमेंट तो ट्रांसफ़र हो गई है हाँ, डिप्टी कमिश्नर के फंड में, हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ उस पे इंटरेस्ट हो जमा हो रहा है और वो अक्यूमुलेट हो रही है, इट डजंट वर्क, हाँ, इट डजंट सर्व द पर्पस। हाँ। पर्पस तो ये है कि वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो, उन और कम्युनिटीज़ को यूज हो। यूज़ हो और उनका काम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, और कुछ ऑडिट की लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है हम्म, कि उसको इतना फ्लेक्सिबल, पहले ज़माने में जिस वक्त ये सारा मैकेनिज्म नहीं था, तो बड़े आराम से कंज्यूम करते थे। मैंने खुद चूँकि हाँ प्रोजेक्ट्स वही ना। बनाए हैं, पैसे बजट अप्रूव हुआ, खुद जाके हमने वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया और काम हो गया। लेकिन जब से वो रेगुलेशन बने, सॉरी ये गाइडलाइंस बनी, तो उसके तो ये बाद फिर वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट और जो कंपनीज है उनकी मशवरत से बनी? बहुत मशावरत नहीं होती ना, वो अच्छा, मशवरत आइसोलेशन नहीं, में, जब आइसोलेशन में आप कर आइसोलेशन में। लेते हैं कि हम ये कंट्रोल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल्स अगर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स हैं
तो उसको फिर जो काम करने वाला है वो डरता है कि जी चूंकि आपने ये लिख दिया है तो फिर ऑडिट होगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं साइन ही नहीं करता। तो ये फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एक आ रहा है जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी फिर वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो डिले पे डिले होते जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यू थिंक यहाँ पे कुछ सीरियस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट, रेगुलेशन को जी, तो बात विजिट है ना कि करना है। पॉलिसी मेकर्स जो है ना उन्हीं को करना है, ये तो कंपनीज तो नहीं कहेंगी कि भाई आप करें। कंपनी का काम था पैसे डिपॉजिट पेमेंट करवा करवाना। देना, उन्होंने कर दिया है, अब हम्म। उनकी कंप्लायंस हो गई। अब पब्लिक को वहाँ जब तक वो नहीं पहुँच रही तो वो एक देयर इज अ गैप। तो अब मुझे अच्छा, नहीं ये तो मालूम। जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना उनका इशू है। जो जी, लोकल कंपनियां हैं, क्योंकि मैं भी इस जी, आप इस मैदान प्रोसेस में से हैं। रहा, जी, वो मामला तो और भी खराब है। अब वहां पे तो नंबर वन कोई क्लियर कट रेगुलेशन ही नहीं है कि जी, जी आपने क्या करना है। जी, और आम जो पब्लिक है वहां तक शायद इनके फ्रूट्स जो है ना वो नहीं पहुंचते। ठीक है। कोई एक या दो बंदे या किसी पोजीशन पे ओब्लाइज हो जाते हैं। जी, तो आपने भी तो ऐसी कंपनी के साथ काम किया, वहां पे क्या इश्यूज है? देखिए इसमें एक तो ये ना कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर पब्लिक अवेयरनेस भी एक अहम चीज़ है। हम्म। वक्त के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस भी हो रही है, सोशल मीडिया स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर पब्लिक को ये पता है कि रेगुलेशंस हैं और कंपनी ने डिपॉजिट कर दी है मनी और वो डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में पड़ी हुई है, तो नहीं, जो वो उनको लोकल कंपनी है वो भी डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में करती है। नहीं, मैं तो सिर्फ ऑयल कंपनीज की बात करूँ, ऑयल लोकल। का तो हमने हाँ, कहा ना कि हाँ, वहां वो भी तो हाँ, तो तो कंपनीज गाइडलाइंस की बन तरफ गई से हैं, हो जाती है। गाइडलाइन बन गई हैं। लेकिन गाइडलाइंस में मैकेनिज्म ऐसा है कि पैसे पड़े हैं पब्लिक बट दे कुड नॉट रिलेटेड बी यूज, जी यूज़ विच नहीं हो नीड सकते। जी, जी, रिविजिटिंग जी, और बिल्कुल। लेकिन मैं लोकल कंपनियों की बात करूँ हाँ, तो लोकल कंपनीज के लिए मैं तो समझता हूँ कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, कि अगर आप कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्टली इंगेज होकर उनको कुछ देंगे तो उसके अगेंस्ट उनको विन कर रहे होंगे आप। जहाँ तो ये बड़ी अच्छी एक अरेंजमेंट है कि आप सीएसआर पे इन्वेस्ट करें, ताकि लोग जो हैं वो फैसिलिटेड भी हों और वो oblige भी हों उससे। तो ये मेरा ख्याल है इसके लिए तो कोई रेगुलेशन की और इसकी स्ट्रिंजेंट कंट्रोल की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो इन्वेस्ट होना साइकी चाहिए। साइकी पढ़ी है ना कि जो कंपनियां कहती है यार बजाय हम बहुत सारे कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की, हम दो चार जो इन्फ्लुएंशियल है उनके साथ इंटरेक्ट करें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट, ये यही कुछ हो रहा है कि वार लॉर्ड, जैसे वार लॉर्ड होते हैं या बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनसे डील कर लिया और उनको खा के जी ये पैसे ले लें या हमसे डील कर लें, और वो डील कैश नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स में होती है या और लीजेस में होती है, तो वो oblige हो जाते हैं, वो कहते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे नीचे वालों अच्छा, को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की भी सीएसआर गाइडलाइंस है 2008, ठीक, लेकिन वो भी वॉलंटियर है। ठीक है। मैंने सुना है कि कुछ कंट्रीज में शायद ये मैंडेटरी है। मेरे इल्म में नहीं है अगर ऐसा है। हाँ, कुछ अ, कंट्रीज में मेरे ये इल्म में नहीं। मैंडेटरी है कि अच्छा, आपने इतना सीएसआर और इन फील्ड में लगाना है। लगाना चाहिए, मेरे इल्म में नहीं है। जी, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरफ अगर मैंडेटरी, बेशक वो बहुत कम ही मिकदार हो जाए तो कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वही फॉर्चून शेयरिंग वाली बात है ना, हम्म, कि कंपनीज अगर प्रॉफिट कमा रही हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ का भी हक है और कम्युनिटीज़ का भी हक है। हम्म। जिन कम्युनिटीज़ को आप जो है उनके उनकी लैंड पे आप भी काम कर रहे हैं, उनका हक बनता है बिल्कुल। अच्छा, तो अगर एक और स्ट्रिंजेंट टर्मिनोलॉजी आजकल आ रही है, दैट इज ईएसआर। ईएसआर क्या है? ई अभी ई आर एम, ईआरएम। जी ई आर एम, जी, अच्छा जी ई आर एम की बात हो रही है, जो मैंने इससे पहले बात की थी। ई अच्छा आर अच्छा, एम है ईआरएम जी, की आप बात कर रहे जी, हैं। जी, ठीक। ई आर एम है एंटरप्राइज रिस्क ओह मैनेजमेंट। यस, जी, ईआरएम। जी, अब ये भी एक बिगर कॉन्सेप्ट है जो एससीसीबी के अंडर ही गवर्न होगा। अच्छा, इनिशियली जब हम रिस्क की बात करते थे तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी एक सेफ्टी रिस्क की बात कर रहे हैं, फायर का रिस्क है या किसी की इंजरी का रिस्क है। लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो रिस्क जो ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, ये बिगर पिक्चर है, जिसमें यानी हेल्थ सेफ्टी भी है, एनवायरनमेंट भी है, क्वालिटी भी है, और उसमें फाइनेंशियल भी है, उसमें आईटी का भी है, सिक्योरिटी, यानी सारे एस्पेक्ट्स जो हो सकते हैं ना जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो सारे इसमें होते हैं। इवन जियोपॉलिटिकल है, किस तरह आप इंटरनेशनल उससे डील कर रहे हैं, करेंसी का लेवल क्या है, कितनी इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में, कि वो ये बोर्ड लेवल पे ही गवर्न होती है, पूरी कमेटीज़ बनी होती हैं, फ्रेमवर्क होता है जिसमें हर डायरेक्टरेट, हर डिपार्टमेंट अपनी रिस्क असेसमेंट करता है, वो फिर एक डैशबोर्ड में आके इकट्ठी होती है, और वो डैशबोर्ड जो है ना वो टॉप मैनेजमेंट के सामने आता है कि रिस्क का क्या लेवल है, ताकि बिजनेस डिसीजन जो हो ना वो रिस्क बेस्ड हों, कि ये ना हो अच्छा। कि आइसोलेशन में साइलोज में आप काम कर रहे हो, और हो ये कि ऑल ऑफ ए सडन आपने सब डिसाइड कर लिया और एक डिपार्टमेंट आके कहता है जी आप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इज़ हाई रिस्क इन दिस एरिया, तो आप नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। तो इसलिए इन सब चीज़ों को साथ लेके चला जाता है, ताकि हम बिजनेस डिसीजंस जो अच्छे हों और सब लोग एक दूसरे से इन्फॉर्म हों, साइलोज में ना काम कर रहे हों। तो ये होलिस्टिक पिक्चर पेश करता है।
तो रिस्क भी उस लेवल पे पहुंच तो गया ये और दोनों चीज़ें मर्ज हो रही हैं इवेंचुअली। हम्म, ईएसजी और ईआरएम, चूंकि बात ये गवर्नेंस तो ऊपर से आ रही है ना, यस। तो ये दोनों चीज़ें इवेंचुअली मर्ज हो जाएंगी। जब मर्ज हो रही हैं तो इसको एक तरह से हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि मोरलेस चीज़ें वही एड्रेस हो रही हैं जो तो ईएसजी में भी हैं और ईआरएम इसमें के लिए ईआरएम। भी ईआरएम एनालिसिस आप प्लानिंग स्टेज पे करते हैं या ड्यूरिंग ऑपरेशन करते हैं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोजेक्ट का जो होता है वो प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट अलग होती है, हम्म, जैसे हमने ईआईए और वो वाह, आईई होती है, वो एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट होती है। ठीक है। इस तरह बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं, अभी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कोड आ रहा है, हमने इंजीनियरिंग काउंसिल में डिफाइन किया, उसको हो जाएगा अप्रूव। उसमें ये बताया कि अब जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बनेंगे, तो एनवायरमेंटल के साथ इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट भी आपको करनी होगी। हम्म। तो वो भी एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो ईआरएम के लिए भी आपकी एक पूरी प्रोफार्मा टाइप रिपोर्टिंग वो है या नहीं, कैसे रिपोर्टिंग का करते हैं? मैकेनिज्म इस वक्त नहीं है। आप रिपोर्टिंग अपने एक्सपीरियंस से खुद ही अपने लिए वो करते हैं? नहीं, उसका फ्रेमवर्क डिफाइंड है, उसमें अच्छा, एक फ्रेमवर्क मॉडल डिफाइन। है। कोसो का मॉडल है जो अमेरिकन मॉडल है, और आईएसओ 31000 का एक मॉडल है। अच्छा। उसके साथ ये अलाइन करते हैं अपने सिस्टम को, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है तकरीबन उसी तरह से ही है। और फिर इवेंचुअली ये कि चूँकि ईआरएम में भी हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरा जो हमारा सेटअप है उसमें सारे रिस्क को हम इकट्ठा करके देख रहे होते हैं, तो उसमें क्लाइमेट भी आ जाती है, उसमें एनवायरनमेंट भी आ जाती है, उसमें फाइनेंशियल भी आ जाता है। तो इस लिहाज से ये दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ मर्ज होंगी इवेंचुअली। अच्छा, एक और भी कुछ फर्म्स आजकल कर रही है, तो ये क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, जी। सीआरए, जी। तो ये आपके कहाँ पे फिट होंगी? ईएसजी के साथ या इधर ईआरएम के साथ? ईआरएम के साथ होगी। ईआरएम में मैंने बताया कि क्लाइमेट रिस्क भी उसमें कैटर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइम और क्लाइमेट रेजिलियंस तक चले गए ना, अब तो उससे अगला स्टेप आ रहा है क्लाइमेट रेजिलियंस। तो हम्म। ये सब चीज़ें जो है उसके अंडर, उस अम्ब्रेला में आ जाएंगी। अच्छा, आप जी। बहुत अरसा तक इन्वॉल्व रहे ईपीएस के साथ और ईआईए के साथ। डोंट यू थिंक कि हमारे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पे वो इन मॉडर्न चीज़ों से शायद कोई इतनी आशना नहीं है, वही ट्रेडिशनल जो एक 1990 2001 में जो जी। रेगुलेशन बने, जी। जी। तो चीज़ें काफ़ी आगे निकल गई है। अब देखे, मैंने भी कई ये रिपोर्ट देखी है जहाँ पे क्लाइमेट रिस्क का या इसका कोई खास ऐसे एक दो लाइनें लिखी होती है कि जी नो क्लाइमेट रिस्क। जी। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे भी इन चीज़ों को एक और लेवल पे आना चाहिए? जी। अच्छा, बुनियादी स्ट्रक्चर जो है ना जो ईआईए का है, हम्म, वो चूंकि मैं वर्ल्ड बैंक की ट्रेनिंग्स और उनमें भी जाता रहता हूँ, तो हम्म, उनका जो एनवायरमेंटल एंड सोशल का एक मॉडल है, वो और ईआईए तकरीबन मोरलेस वही है, सारे हाँ पैरामीटर्स हाँ, वही वही है, डिफाइन कर, एक ही वही है, चीज़ें हम एक ही है, लेके चल एक। रहे होते हैं। बुनियादी बात यह है कि हमने उसको कितना सीरियस लेना है। अब सिचुएशन ये है कि हमारे ज़माने में जो कंपनीज थी, चंद कंपनीज थी ईआईए करने वाली और आईई हाँ। करने वाली, और बड़ी क्वालिटी डिलीवर होती थी। हम्म, अब वक्त के साथ साथ एक मशरूम ग्रोथ हुई है कंसल्टेंट्स की। हम्म, घर बैठे एक आदमी ने आप कंसल्टेंसी फर्म डिसाइड की है, रजिस्टर कराया है, और घर बैठे वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। यकीन माने, मैं ऑडिट करने जाता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑडिट करके, जब मैं उनसे रिपोर्ट निकलवाता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपने आईएसओ क्लेम किया हुआ है ना, हम्म, ज़रा मुझे ईआई की रिपोर्ट तो दिखा दें। नहीं सर, वो ये आप वो सर्टिफिकेट देख लें, अप्रूवल देख लें, हमारी अप्रूवल है। मैंने कहा अप्रूवल तो ले ली ना आपने, मैं तो ऑडिट करने आया हूँ ना, इसलिए मुझे रिपोर्ट तो दिखाएं। हम्म। यकीन माने, मैं सर पकड़ लेता हूँ जिस वक्त रिपोर्ट में पढ़ता हूँ, इंडस्ट्री का कुछ है और उसमें लिखा हुआ कुछ है, सिनेरियो कुछ है, यानी रिस्क जो उसमें आइडेंटिफाई किए हैं वो किसी और इंडस्ट्री की है। लिटरली मैंने एड्रेस तक गलत लिखे हुए देखे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, आप सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिए और आप खुश हैं, आपने रिपोर्ट तो पढ़नी थी। इसका मतलब है क्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही। अगर क्वालिटी डिलीवर होगी तो उसमें क्लाइमेट रिस्क भी आएगा, उसमें एनवायरमेंट रिस्क भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी, क्वालिटी डिलीवर नहीं होगी। अच्छा, जो इतने टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल, हमारी तो सारी जिंदगी इसी में गुजरी। अब ईएसजी, आईए, ईआरएम, ये ऐसा जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं है? कांट यू थिंक दे ऑल शुड बी इन वन बास्केट, एक ही छतरी तले इन चीजों को एड्रेस होना चाहिए? ऐसे ही है, छोटी कंपनीज में तो एक ही आदमी के अंडर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज तो टॉप से हैं ना। हम्म, तो अगर ये डिफाइन हो जाए कि ये टॉप से ड्राइव होगी, तो फिर कोई इशू नहीं है ये एक ही अम्ब्रेला के अंडर हो। और हमें इसको रिलेट करना है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इमेज बिल्डिंग के। वो उनका इमेज बेहतर हो रहा है, उनकी स्टॉक मार्केट में, बाकी मार्केट में रेपुटेशन बेहतर हो रही है इस गवर्नेंस की वजह से, हम्म। और डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है।
ERM की इंट्रोडक्शन का चूँकि 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 10 साल पहले जिन कंपनीज़ ने मिडल ईस्ट में किया है, इसको अडॉप्ट किया है, वो क्लेम करते हैं कि दे हैव इम्प्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय 25 टू 30%। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम साइलोज़ में काम करते हुए नुकसान कर रहे थे, और जब हमने इसको कलेक्टिवली किया है तो वी हैव इम्प्रूव्ड। तो इस साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें, जब आप इसको तरीके से करेंगे तो ये आपको बेनिफिट देंगी, ये बर्डन नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप उसे बर्डन ना समझें बल्कि उसको अडॉप्ट कर लेंगे, इट विल So हेल्प। that will be your message for the entrepreneur. यस, श्योर। लेकिन इसमें वो फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें जो आपको सही मशवरा दे। जैसे मैंने EIA की बात की है कि अगर आप सस्ते पे जाते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। तो अगर आप सस्ते पे जा रहे हैं तो सस्ते में आपको फिर एडवाइस भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अच्छी एडवाइस के लिए अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें जिनका एक लेवल हो, जिनका एक बैकग्राउंड हो, ताकि आपको अच्छी एडवाइस मिले, और वो उस एडवाइस पे चलेंगे तो आपकी बेहतरी होगी। पॉलिसी मेकर्स या उसके लिए आपका क्या एडवाइस होगा, इन सारी चीज़ों की बेनिफिट्स उनको कहाँ पे आना चाहिए, कैसे चलिए, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर तो मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि मैंने स्टेट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी काम नहीं किया। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका चूँकि माइंडसेट एक बिल्कुल एक सेट माइंडसेट होता है, उनको इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो साइलोज में चीज़ें बना रहे होते हैं। मेरा लेकिन मशवरा ना होगा कि इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें। वहाँ पे भी अब एक पूरी, जिस तरह प्रोविंशियल लेवल पे एक पूरा डायरेक्टर जनरल SDU सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट्स बने हैं, वो जी, के DG लेवल के हैं, फिर वो ठीक है। फेडरल को फीड करते हैं। तो आप नहीं समझते कि इनका भी तो ये प्राइवेट सेक्टर और इन चीज़ों के साथ जो है ना एक क्लोज कोलेब्रेशन हो चाहिए होना सोशल चाहिए। सोसाइटी के यही मैसेज साथ। है, यही मैसेज है कि वो साइलोज में काम ना करें बल्कि एंगेज करें। जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनको एंगेज करें, पॉलिसी मेकिंग में उनसे इनपुट लें। जब तक इनपुट नहीं लेंगे तो वो बुकिश होंगी चीज़ें, और बुकिश होंगी वो नहीं काम करेंगी, या फिर रिएक्टिव होते हैं, वो ऊपर से कोई चीज़ें आ रही हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कह रही हैं, उससे कर रहे हैं वो, और शायद वो प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे क्लाइमेट, हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है, तो हमें उसको कस्टमाइज़ करना है पाकिस्तान के मुताबिक। यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज होगा अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे कि क्या करे, इज इट अ गुड फील्ड, जी बिल्कुल, क्या ये बहुत अच्छी सीखना? फ़ील्ड है क्योंकि इस बड़ी कम्प्रिहेंसिव भी है, इसमें थिंकिंग है, चीज़ें हैं, टेक्निकल भी है, फाइनेंशियल भी है, क्लाइमेट भी इसमें है, और जो सोशल है, ये सारी चीज़ें जब मर्ज हो जाती हैं तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि सोसाइटी में इसको प्रमोट किया जाए, और जो लोग इसमें प्रोफेशनल बनेंगे वो यकीनन आगे चले जाएंगे। मैं अगर इस फील्ड को 10 साल पहले अडॉप्ट करता, यानी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी में आता, तो मेरा लेवल इससे ज़्यादा अच्छा होता, और मैं किसी जगह अच्छी जगह जाके एडवाइस दे रहा होता। लेकिन मेरा कम्प्रिहेंसिव एक एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी एक स्किल मिक्स है और स्किल सेट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी और ये ESG और ERM, ये वो सब्जेक्ट हैं जो फ्यूचर के सर साथ। लास्ट कोई इनकरेजिंग वर्ड्स फॉर आवर यंगस्टर्स? देखिए, यंग्स जो है ना, वो एक तो ये कि उनके पास नॉलेज की एक्सेस है। हमारा जो फ़ोन है ना आजकल, और इसमें चैट GPT और ये सब चीज़ें, ये नॉलेज तो उनकी एक्सेस में है। अब तो डिज़ायर उनको होनी चाहिए। डिज़ायर अगर उनकी है तो नॉलेज की, हमने तो वो वक्त गुजारा है जब हमारे पास नॉलेज की एक्सेस नहीं होती थी, हमें बुक्स नहीं मिलती थी, नोट्स कॉपी कर करके पढ़ा करते थे। अब आपके पास नॉलेज है और आप इंटरनेट कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे और चीज़ों से, नॉलेज को गेन कर, इससे रीड करें, नॉलेज शेयर करें और इनोवेशन पे आएँ, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो कहीं पर भी नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हमारे ही लोग परफॉर्म करते हैं, वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, तो कोई थैंक मायूसी यू वेरी नहीं। मच सुबहानी साहब टू बी विद यू वंस अगेन और व्यूअर्स, खसूसन यंगस्टर्स। आपने सुना कि नॉलेज तो अवेलेबल है लेकिन डिज़ायर चाहिए, डिज़ायर तो आपकी होनी चाहिए। सही, थैंक यू वेरी मच टू बी विद बहुत अस। शुक्रिया।